नमस्कार, आप सुन रहे हैं एक बूंद सागर। मैं हूं श्वेता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणय। हम जारी रखेंगे अपनी चर्चा वर्जीनिया वुल्फ की किताब टू द लाइट हाउस के बारे में। पिछले हफ्ते हमने बात की थी मिस्टर एंड मिसेस रैमजे की फैमिली डायनामिक्स को लेकर। प्रणय, और क्या मुख्य थीम्स हैं इस किताब में? इसके अलावा इस किताब में, क्योंकि वर्जीनिया वुल्फ को फेमिनिज्म के अर्ली राइटर्स के तौर पे भी देखा जाता है, तो फेमिनिस्ट थॉट की भी कुछ कुछ झलक दिखती है। यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि ये किताब 100 साल पहले छपी थी, तो आप आज के फेमिनिज्म से इसको कंपेयर नहीं कर सकते। बहुत सटल तरीके से ये फेमिनिज्म वर्जीनिया वुल्फ ने जाहिर किया है। तो इसके कई सारे उदाहरण हैं जिन पे हम बात करेंगे। जैसे इसका एक उदाहरण ये है कि जो मिसेस रैमजे, जिनकी उम्र करीब 50 साल के आसपास है, उनकी जो बेटियां हैं, वो उन्हें देख के उनके कुछ कुछ बर्तावों से उनकी बेटियों को समस्या होती है। जैसे मिसेस रैमजे की पॉलिटिक्स पे, सोसाइटी पे, कल्चर में क्या चल रहा है। उस जमाने में ब्रिटेन की बहुत सारी कॉलोनीज थी, तो पूरा एक ब्रिटिश एम्पायर था। उसके बारे में मिसेस रैमजे की बहुत ज्यादा ओपिनियंस नहीं है, उन्हें जानकारी भी नहीं है। तो इस चीज को थोड़ा सा इसकी शिकायत रहती है लड़कियों को। लेकिन लड़कियां साथ ही, उनकी माँ जो ग्रेसफुल प्रेजेंस है, या जिस तरीके से कोई भी मेहमान आता है उसकी देखभाल करती हैं, जिस तरीके से आसपास के लोगों को किसी भी चीज की जरूरत नहीं महसूस होने देती, इस चीज को अप्रिशिएट भी करती हैं। तो ये सुन के मुझे याद आता है कि हिंदी की जो लेखक हैं मृणाल पांडे जी, उनका मैंने एक इंटरव्यू सुना था। फिर से ये इंटरव्यू, जो पॉडकास्ट है द सीन एंड द अनसीन, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, इस पॉडकास्ट में अमित वर्मा ने मृणाल पांडे जी का इंटरव्यू लिया था। और मृणाल पांडे जी हिंदी की एक बहुत फेमस राइटर हुई हैं, शिवानी। वो मृणाल पांडे जी की माँ थी। और मृणाल जी उस एपिसोड में कई जगह बताती हैं कि भले ही शिवानी एक फेमस राइटर थी, उसके बावजूद घर की सारी जिम्मेदारी, घर का काम करना, मृणाल जी के पिताजी का सारा काम करना, ये शिवानी जी की जिम्मेदारी थी। और इस चीज पे मृणाल जी को, जब वो बड़ी हो रही थी, तो बहुत खीज होती थी कि तुम्हें गरम गरम रोटी क्यों ला के देनी है। तो ये जो उनकी शिकायत थी, उसमें मुझे एक झलक इस चीज की दिखी कि फेमिनिज्म, हर जनरेशन, हर पीढ़ी की महिलाओं का अपना एक लिव्ड फेमिनिज्म होता है, जिससे कि अ- अगली पीढ़ी को उससे शिकायत हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से रामायण में सीता के जमाने से आज तक हर पीढ़ी की महिलाएं अपना फेमिनिज्म अपनी तरीके से नेविगेट करती हैं, उसको अपनी तरीके से परिभाषित करती हैं। और शायद इसके बारे में तुम बहुत ज्यादा बता पाओगी। तो हमारी माँ की जनरेशन का फेमिनिज्म, हमारी जनरेशन का फेमिनिज्म, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर जरूर हो सकता है। लेकिन शायद ये थोड़ा सा हमारी नासमझी होती है जब हम ये सोचते हैं कि पिछली जनरेशन्स के पास कोई भी अधिकार नहीं थे, या वो अपने अधिकारों के बारे में सोचती नहीं थी। बिल्कुल सही कहा तुमने। और ये जो तुमने बात कही कि हर एक जनरेशन का अपना एक लिव्ड फेमिनिज्म होता है, हर एक जनरेशन की महिलाएं अपने तौर पर उसे अपने अधिकारों के लिए लड़ती हैं, वो बिल्कुल सही है। शायद अगली जनरेशन उस चीज को इतनी आसानी से समझ ना सके, क्योंकि जो ये सोसाइटी में बदलाव आते हैं ये बहुत धीरे धीरे करके आते हैं। ये ऐसा नहीं है कि पहले तो तुम बिल्कुल घर के अंदर हो और एक दिन अचानक से तुम्हें याद आएगा कि फेमिनिज्म है और हमारे कुछ अधिकार हैं, और अगले दिन तुम वो सब सब कुछ छोड़ छाड़ कर एकदम बराबर पर आ जाओगी। तो ये जो हम आज, एक तरह से अगर देखा जाए तो जिसे कहते हैं कि आज की जो वुमेन है वो आदमी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है, वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि वो सब आज की जनरेशन ने खुद से ही हासिल कर लिया है। वो धीरे धीरे हर जनरेशन की औरत ने थोड़े थोड़े रास्ते खोले हैं, जिसकी वजह से तुम यहाँ पहुंचे हो। जैसे ये जो तुमने एग्जाम्पल दिया कि मिसेस रैमजे की बेटियों को ये लगता है कि ये ऐसा क्यों कर रही हैं, तो उनके खुद की विचारों की जो स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं इसलिए आई है क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें पढ़ने लिखने के लिए शायद प्रोत्साहित किया होगा, या उनके लिए वो दरवाजे खोले होंगे कि तुम जाओ, तुम्हें घर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम और चीजों के बारे में सोचो।
तो ये सिर्फ उनका फेमिनिज्म नहीं है, ये फेमिनिज्म वो है जो उनकी माँ ने उन्हें परोस कर दिया है एक तरह से, कि इन चीजों को छोड़ दो, ये मैं देखूंगी, तुम कुछ नया करो। हाँ, और यहाँ पे तो जैसा हमने किरदार पहले भी इंट्रोड्यूस किए कि मिसेस रैमजे मिस्टर रैमजे के हैं, उनके बच्चे हैं, और साथ में लिली का एक किरदार है जिसकी उम्र मिसेस रैमजे से 15-16 साल कम है। तो कहानी की शुरुआत में वो 34 साल की है, 10 साल बाद वो 44 साल की है। और हमने ये भी बताया था कि लिली का कैरेक्टर वर्जीनिया वुल्फ ने शायद अपने पे बेस किया है, और मिस्टर एंड मिसेस रैमजे वर्जीनिया वुल्फ ने अपने पेरेंट्स पे बेस किए हैं। तो ज्यादातर बात जो अभी हम फेमिनिज्म के बारे में आगे करेंगे वो लिली के विचार हैं, लेकिन एक झलक जो मिसेस रैमजे के फेमिनिज्म की दिखती है वो मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मुझे वो काफी इंपॉर्टेंट लगा। तो मिसेस रैमजे और लिली में एक तरीके से दोस्ती का रिश्ता है। लिली एक पेंटर है जो उनके साथ छुट्टी मनाने आई है। वो पहले पार्ट में भी छुट्टी मनाने आई है, और फिर 10 साल बाद तीसरे पार्ट में भी वो उनके परिवार के साथ, रैमजे परिवार के साथ छुट्टी मनाने आती है। तो मिसेस रैमजे को एक जगह एक छोटा सा सेंटेंस है कि मिसेस रैमजे को लिली में कुछ कर दिखाने की चाह दिखती है, और इस वजह से लिली मिसेस रैमजे लिली को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। लेकिन उन्हें साथ ही साथ इस चीज का भी डर है कि ये जो इंडिपेंडेंट बनने की या खुद का कुछ करने की जो चाह है, ये शायद जब इसकी शादी हो तो कोई जो भी इसका पार्टनर या हस्बैंड होगा वो इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो इसमें फिर से कि मिसेस रैमजे अपनी जनरेशन के हिसाब से उनका लिव्ड फेमिनिज्म ये है कि उन्हें ये पसंद आ रहा है लिली में, उसकी जो स्वतंत्रता है, लेकिन उन्हें साथ ही साथ जो जमीनी सच्चाई है उसका भी एहसास है कि ऐसे कितने आदमी थे आज से 100 साल पहले की सोसाइटी में जो अपनी पत्नी को इंडिपेंडेंट देखना चाहते थे। सही कहा। और इससे मुझे वो, आई थिंक पहले एपिसोड में हमने इसके बारे में बात की थी कि कोई एक लेखिका थी जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि कैसे जब उनके लिए शादी के रिश्ते आते थे तो लोग बस ये सुनकर ही भाग जाते थे कि एक लेखिका है। तो जो मिसेस रैमजे के विचार हैं लिली को लेके, जो उनको लगता है कि कहीं आगे चलकर इस चीज से उन्हें परेशानी ना हो, वो भी एक तरह से किसी सच्चाई पर ही बेस्ड है। वो ऐसा नहीं है कि वो अपने मन गढ़ंत कोई बात बता दे रही हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि सोसाइटी में कितनी एक्सेप्टेंस है एक औरत को लेकर जो इस तरह से इंडिपेंडेंट विचार रखती है। और हाँ, रही बात जो पहले मैं बात कर रही थी कि हर एक जनरेशन अपने हिसाब से फेमिनिज्म, उनका अपने हिसाब से एक फेमिनिज्म होता है। तो इससे मुझे अपने फैमिली में अपनी माँ की याद आती है। तो मुझे ये थोड़ा सा करेक्टर बिल्कुल सेम सा लगा अपना और अपनी मम्मी का, जो मुझे देखकर लगता है कभी कभी कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी घर के कामों में ही गुजारी, लेकिन उनका फेमिनिज्म ये था कि जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे आसपास लड़कियां इतना नहीं पढ़ रही थी, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी अड़ी रही कि मेरी बेटियां पढ़ेंगी। तो वो उनका फेमिनिज्म था एक तरह से, कि वो अपने लिए कुछ ना कर पाई हो लेकिन अपनी बेटियों को उन्होंने एक तरह से इंडिपेंडेंट बनाया है। तो यही चीज मुझे यहाँ दिख रही है कि शायद मिसेस रैमजी का वही रोल रहा होगा अपनी बेटियों के लिए जो मेरी माँ का मेरे लिए है। और वो इस चीज को अप्रिशिएट करती हैं, लेकिन शायद साथ ही साथ उन्हें इस चीज का दुख भी है कि ये शायद कुछ और अच्छा कर सकती थी लेकिन नहीं कर पाई। हाँ, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं, लिली के बारे में ज्यादा बात करते हैं। तो लिली एक पेंटर है। कहानी के शुरुआत में उसकी उम्र 34 साल की है। कहानी के अंत में 10 साल आगे बढ़ने के बाद भी दिखाते हैं कि 44 की एज में भी उसने शादी नहीं की है। इस मामले में लिली का कैरेक्टर वर्जीनिया की लाइफ से थोड़ा सा डिफरेंट है कि वर्जीनिया ने अपनी जिंदगी में शादी की थी। उन्होंने एक और राइटर से शादी की थी, मुझे इस समय उनका नाम नहीं याद आ रहा है। तो लिली के किरदार में खास तौर से जो आखिरी पार्ट है उसमें कई सारी चीजें दिखती हैं जिनसे कि लिली का थोड़ा सा जो रेबिलियस सा नेचर है, या आदमियों की डिमांड्स के आगे झुक जाने में जो उसकी उस चीज का जो वो कम से कम अपने मन ही मन में विरोध करती है, उसकी झलक दिखती है। तो जैसे तीसरे पार्ट में मिस्टर रैमजे बूढ़े हो चुके हैं, और यहाँ ये बताना जरूरी है कि तीसरे पार्ट में मिसेस रैमजे की डेथ हो चुकी है। तो मिस्टर रैमजे अब एक तरीके से अकेले हैं, और वो इमोशनल सपोर्ट
या तो अपने बच्चों से डिमांड करते हैं या लिली से डिमांड करते हैं कि बैठ के मेरी बात सुनो और मुझे सिंपैथी दिखाओ, ये सब। लेकिन साथ ही साथ लिली क्योंकि इंडिपेंडेंट है, पेंटर है, तो वो अपनी पेंटिंग बनाना चाहती है उस मोमेंट में। तो लिली को इस चीज पे काफी खीज होती है कि मिस्टर रैमजे बिना कहते हुए भी ये जाहिर कर रहे हैं कि तुम्हारा काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले मुझे सिंपैथी दो। जब तक मेरी ये इमोशनल जरूरत पूरी नहीं होगी तब तक आप अपना काम मत करिए। तो इस पे काफी वर्जीनिया ने लिखा है लिली के जरिए इस चीज में। और साथ ही में उन्होंने एक जगह इस टाइप की भी बात की है, जो शायद इसके कई इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से लिली ये सोच रही है कि बहुत सारी महिलाएं उस रोल में कंफर्टेबल होती हैं और उस रोल को एक तरीके से बखूबी निभाती भी हैं, कि उनकी पूरी एग्जिस्टेंस एक तरीके से पुरुषों के अराउंड है। तो मैंने अपने कुछ रिश्तेदारों के घर में भी ये होते हुए देखा है कि घर के आदमी या घर के बच्चे पहले खाते हैं, औरतें उन्हें परोस के खिलाती हैं। और आदमियों की और बच्चों की भी ऐसी आदत पड़ गई है कि वो इस चीज पे भी ध्यान नहीं देते कि क्या आखिर में उनकी पत्नी या उनकी माँ के लिए खाना बचेगा या नहीं। तो ऐसा भी होता है कि खाना खत्म हो गया, आदमी बच्चों ने पेट भर के खा लिया, और उसके बाद औरतें अचार से रोटी खा रही हैं या थोड़ी सी सब्जी से ही पूरा पेट भर के रोटी खा ली, इस तरीके की चीजें। और अगर अगर आप उन महिलाओं से पूछिए तो ये जो सैक्रिफाइस है, इसे वो बहुत ग्लोरीफाई करके समझाती हैं कि ये तो हमारा काम है। तो हो सकता है उन्हें इस चीज से खुशी मिल रही हो, लेकिन यहाँ पे ये भी समझना जरूरी है कि वो जो सिस्टम बना हुआ है उसमें एक तरीके से उन्होंने अपना रोल एक्सेप्ट कर लिया है, और वो मतलब इस चीज को ज्यादा ग्लोरीफाई करना मेरे ख्याल से एक हेल्दी समाज के लिए ठीक नहीं है। आई थिंक इसमें औरतों ने इसे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया है, या फिर वो कहा जाए कि एक तरह से सोसाइटी का भी प्रेशर है, क्योंकि सोसाइटी ऐसे ही औरत को अच्छी औरत मानती है जो अपने जरूरतों को पीछे रखकर परिवार की जरूरतों को पहले पूरा करे। तो वो जो दिमाग में डाल दिया गया है कि अगर तुम ये नहीं करोगी तो कहीं ना कहीं तुम एक अच्छी माँ, एक अच्छी बीवी नहीं हो। तो वो जो चीज एक तरह से प्रोग्रामिंग कर दी गई है हर औरत की, शायद ये उसका असर है कि ना चाहते हुए भी ऐसा लगता है कि हर एक औरत ने एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे इससे मुझे अभी रिसेंटली मैंने एक आई थिंक मलयालम मूवी है द ग्रेट इंडियन किचन करके, और उसका एक रीमेक भी आया है अभी बॉलीवुड में मिसेस करके। तो इन ये दोनों हिंदी, मूवीज में सॉरी मैं बताना चाहूंगा, ये हिंदी फिल्म में सानिया मल्होत्रा है, और पीछे इसके पीछे कुछ दिन पहले काफी डिबेट हो रही थी कि दोनों साइड से लोग अपने अपने विचार रख रहे थे। तो हाँ, बताओ। हाँ, मैंने मिसेस नहीं देखी है लेकिन मैंने द ग्रेट इंडियन किचन देखी है। और मुझे वो मूवी बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि मूवी के फर्स्ट पार्ट में तुम अगर देखो तो पहले तुम्हें समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद ये कोई मूवी में शायद कुकिंग को लेकर होगा कुछ, ये समझ आ रहा था। लेकिन मुझे लगा कोई कुकिंग कंपटीशन होगा जिसमें कोई महिला रोल पार्टिसिपेट करेगी। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ आया कि ये सिर्फ एक औरत का डेली रूटीन दिखा रहे हैं, और वो 15-20 मिनट बस वही दिखाते रहे, जिसमें काफी टाइम में तो सिर्फ तुम्हें एक औरत के हाथ दिख रहे हैं जो कभी बर्तन धो रहे हैं, कभी खाना पका रहे हैं, कभी परोस रहे हैं। और उसमें तुम देख सकते हो कि स्टार्टिंग में शायद नई नई शादी में 1-2 दिन वो अच्छा लगता होगा, लेकिन धीरे धीरे वो फ्रस्ट्रेशन कैसे बिल्डअप होती है। और स्टार्टिंग में शायद हस्बैंड भी थोड़ा सा अप्रिशिएट करता है कि आज तुमने अच्छा खाना बनाया है, लेकिन फिर वो बिल्कुल रूटीन में आ जाता है कि तुम एक बार ये भी नहीं कहते हो कि खाना कैसा बना है, तुम उसमें भी कमियां निकालते हो। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन दिखाई है उस मूवी में, वो बहुत ही सटीक, बिल्कुल सही तरीके से दिखाई है। तो मुझे वो काफी ही अच्छी लगी। और ये जो एक चीज है कि आदमी को ये लगता है कि घर के काम हमेशा औरत की प्रायोरिटी रहेगा, कि अगर वो वर्किंग है तब भी, अगर वो वर्किंग नहीं है तब तो ऑब्वियस मतलब इंसान, तब तो आदमी मुंह पे ही कह देता है कि और तुम्हें काम ही क्या है। लेकिन अगर वो वर्किंग वुमेन भी है तब भी कहीं दिमाग में हमेशा ये रहता है कि घर के काम तो करने ही हैं।
ये सेकेंडरी है, जो तुम्हारा अपना करियर है वो सेकेंडरी है। इससे मुझे अपना एक एक्सपीरियंस याद आता है कि जब मैं शादी के बारे में सोच रही थी और प्रपोजल्स हो आ रहे थे और मैं किसी से बात कर रही थी शादी को लेके, तो एक लड़के से मेरी बात चल रही थी और उसने मुझे कहा कि खाना बनाना आता है। तो मैं, क्योंकि मैंने कभी खाना बनाया नहीं था, मेस में रही, मतलब हॉस्टल्स में रही थी जहाँ मेस होती थी तो खाना मिलता था, तो मैंने कहा कि नहीं। तो और मेरे मुंह पर ही कह रहा है, कहता कि आई एम तो फूडी, तो अगर हमारी बात आगे चलनी है तो तुम्हें तो कुकिंग क्लासेस लेनी पड़ेंगी। और ये ऐसी मानसिकता एक ऐसे इंसान की जो कि पढ़ा लिखा है, उससे तुम ये सुनना थोड़ा एक्सपेक्ट नहीं करते हो। तो और उस टाइम पे मैं, तुम पीएचडी कर रही थी। हाँ, और मैं काफी सरप्राइज हुई थी कि इसको ये चीज इसकी प्रायोरिटी है। पर फिर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि शायद मोस्टली लोगों की सोच इतनी नहीं बदली है जितना हमें लगता है कि समाज बदल गया है, बहुत प्रोग्रेसिव हो गया है। शायद आदमियों के लिए प्रोग्रेसिव होना ये है कि अगर तुम घर के सारे काम करो तो मैं तुम्हें बाहर काम करने जाने दूंगा, उसकी परमिशन तुम्हें अगर मैं दे देता हूं तो मैं बहुत प्रोग्रेसिव हूँ। खैर, ये तो रही अपनी बातें। और क्या थीम्स हैं प्रणय, क्या हम अभी? हाँ, तो फेमिनिज्म के ही और भी उदाहरण हैं जो मुझे लगता है काफी डिटेल में इस पे हमें बात करनी चाहिए। जैसे एक और कैरेक्टर है, वो छोटा सा ही रोल है उसका, चार्ल्स स्टैंसली। तो उसका रोल ये है कि वो शायद मिस्टर रैमजे का स्टूडेंट है या उनके साथ किसी रिसर्च प्रॉब्लम पे काम कर रहा है। वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता है, पैसे वाले घर से नहीं आता है, जबकि जो मिस्टर एंड मिसेस रैमजे हैं ये एक अच्छा खासा अपर मिडिल क्लास फैमिली है इनकी। चार्ल्स काफी निचले तबके से आता है, लेकिन साथ ही साथ वो महिलाओं के प्रति उसका जो एटीट्यूड है वो काफी कंजर्वेटिव टाइप का है। तो जैसे लिली जब पेंटिंग बना रही है, तो चार्ल्स उससे एक टाइम पे कहता है कि महिलाएं लिख भी नहीं सकती हैं, महिलाएं पेंट भी नहीं कर सकती हैं। और इसके बारे में वर्जीनिया ने एक जगह लिखा है कि ये जरूरी नहीं है कि उसे सच में ऐसा लगता हो, लेकिन ये विचार उसके लिए उपयोगी था, उसके लिए हेल्पफुल था। क्योंकि शायद वो एक निचले तबके से आया था, तो थोड़ा सा उसकी जो इनसिक्योरिटीज थी, तो महिलाओं को नीचा दिखाकर उसे ये सुकून मिलता था कि मैं किसी से तो ऊपर हूं। हम्म। और ये अपने समाज में इतना कॉमनली दिखता है कि जो थोड़ा सा डिसएडवांटेज की पोजीशन से आते हैं, वो भी और लोगों के डिसएडवांटेज देखने के लिए बहुत तत्पर नहीं होते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा ईगर नहीं होते हैं कि वो औरों के डिसएडवांटेज भी एक्नॉलेज करें। हाँ, ये सही सही बात है कि, और एक और चीज तो मेरे दिमाग में आ रही है, वो ये भी हो सकता है कि चार्ल्स को के दिमाग में एक सोशल हायरार्की भी रही होगी। क्योंकि नो डाउट लिली जो है वो अपर क्लास से आती है, लेकिन वो औरत है। तो हाँ, उसके दिमाग में शायद ये है कि लोअर क्लास मैन जो है वो एक तरह से अपर क्लास वुमेन से तो ऊपर ही होगा, क्योंकि वो आदमी है तो वो औरत से तो ऊपर ही रहेगा, चाहे उसकी उसकी क्लास कोई भी हो। तो शायद, और 100 साल पहले ये बात और भी सही रही होगी कि वुमेन का स्टेटस जो है वो कंपेयर टू बाकी जो आदमी रहे हैं, चाहे किसी भी क्लास में हो, उनसे तो नीचे ही रहा होगा। तो शायद ये उस सोशल हायरार्की की तरह भी इंडिकेट करना चाहती होंगी वर्जीनिया। हाँ। एक और उदाहरण इसका, और इस पे मैं तुम्हारे विचार भी चाहूंगा, कि लिली एक जगह सोचती है कि हम अगर इतिहास को उठाकर देखें तो प्यार के बारे में इतना कुछ लिखा गया है, इतना कुछ कविताएं महाकाव्य लिखे गए हैं। और अगर आप आदमियों से पूछिए तो लिली सोचती है कि 10 में से 9 आदमी कहेंगे कि हाँ, हमें प्रेम चाहिए जिंदगी में। लेकिन अगर आप महिलाओं से पूछिए तो जितनी जिम्मेदारी इस चीज के साथ आती हैं, तो कई सारी महिलाएं ये कहेंगी कि ये बहुत बोझिल काम है, ये हम पे अननेसेसरी जिम्मेदारियां डाल देता है। लेकिन साथ ही साथ ये एक बहुत खूबसूरत चीज भी है और ये जरूरी है जिंदगी के लिए। तो ये दोनों ही जो विरोधाभासी विचार लिली के दिमाग में महिलाओं के प्रति आते हैं, कि उनके लिए प्यार या जो मैरिड लाइफ है वो बोझिल भी है,
लेकिन साथ ही साथ उन्हें खूबसूरत भी लगती है, नेसेसरी भी लगती है। तो इसके बारे में तुम क्या सोचती हो? अ, मेरे हिसाब से दोनों ही चीजें सही है कि अ, प्यार जरूरी भी है, लेकिन साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से वो थोड़ा सा टायरिंग भी हो जाता है। अगर तुम जो दोनों पार्टनर्स हैं उन लोगों में एक इक्वालिटी वाला जो सीन है वो नहीं है। अगर एक पार्टनर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रहा है, और जिस कॉन्टेक्स्ट में ये किताब लिखी गई है, जिस हिसाब से दिखाया गया है कि मिसेस रैमजे डोमेस्टिक ड्यूटीज ज्यादा निभा रही हैं और मिस्टर रैमजे का अपना एक करियर है जिस पे वो फोकस कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में अक्सर ये होता है कि जो केयर है, जो प्यार है, जो कंपेनियनशिप है, वो तो दोनों पार्टनर्स को बराबर मिल रही है, जिसकी वजह से तुम ये कह सकते हो कि ये खूबसूरत रिश्ता है और शायद दोनों इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो फिर ड्यूटीज हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं परिवार को लेकर, उसका पलड़ा कहीं ना कहीं औरतों की तरफ ज्यादा पड़ता है कि 70% या 80% चीजें वही करेगी। तो ये चीजें धीरे धीरे फिर सफोकेट करने लगती हैं कि उससे वो जो एक फ्रेज है जो लोग कहते हैं कि शादी के बाद इंसान बदल जाता है, वो जो डेटिंग पीरियड होता है, वो हनीमून पीरियड वो खत्म हो जाता है, वो उसी चीज की और इंडिकेशन है एक तरह से कि क्योंकि हनीमून पीरियड में तो किसी को ये नहीं लगता है, वो उसके बाद शुरू होता है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा पड़ने लग जाती हैं और वो जो कंपेनियनशिप है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो ये बात सही है कि ये खूबसूरत है, ये जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम ये जानना भी इम्पोर्टेंट है कि क्या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो इक्वली डिवाइड हो रही हैं कि नहीं। अगर वो भी हो जाए तो शायद ये सबसे अच्छा एहसास है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगली थीम की तरफ, जो कि इस कहानी में लिली के किरदार के थ्रू वर्जीनिया ने जो क्रिएटिव प्रोसेस होता है, जब आप अपना कुछ नया क्रिएटिव काम शुरू करते हैं, चाहे वो कुछ लिखना हो, चाहे वो कुछ पेंटिंग बनाना हो, इसकी भी बहुत बखूबी झलक दी है वर्जीनिया ने। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये किताब पढ़ते में, जो एक बूंद सागर का हमने पहला एपिसोड रिकॉर्ड किया था, अमृत और विश, जो अमृतलाल नागर का उपन्यास था, उसकी याद आई, क्योंकि उसमें भी एक मेन कैरेक्टर है जो लिखने के प्रोसेस के बारे में काफी सोचता है। इसी तरीके से एक और इंग्लिश उपन्यास है अटोनमेंट, इयन मैकेवन नाम के राइटर का, उसमें भी एक मेन कैरेक्टर लिखने के प्रोसेस के बारे में बहुत सोचती है उपन्यास के अंदर ही। वैसी ही कुछ झलक यहाँ पे लिली के थ्रू मिलती है। तो लिली एक पेंटर है, तो वो पेंटिंग में जो उसे मुश्किलें आ रही हैं, जितना वो सोच रही है उसके बारे में, उसकी झलक मिलती है। साथ ही साथ यहाँ जो रियल लाइफ से सिमिलरिटी है कि लिली का कैरेक्टर वर्जीनिया से सिमिलर है, क्योंकि वर्जीनिया राइटर थी और ये भी एक क्रिएटिव काम है। और एज के हिसाब से दोनों की एज बिल्कुल बराबर है। ये किताब जब छपी थी तो वर्जीनिया भी 44 की एज थी करीब उनकी, लिली की एज भी सेकंड पार्ट में 44 है। साथ ही साथ वर्जीनिया की एक बहन, जिनका नाम शायद वनेसा था, वो एक पेंटर थी। तो वर्जीनिया ने लिली में एक तरीके से दो किरदार मिक्स किए हैं। तो किस तरह की प्रोसेस के बारे में बात की है कि कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल देके अगर तुम समझा सको कि स्पेसिफिकली क्या बात की है क्रिएटिव प्रोसेस को लेके। हाँ, तो कई जगह इसकी बात आई है। जैसे तो पहले पार्ट में भी लिली एक पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रही है, और तीसरे पार्ट में भी लिली एक पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रही है, बनाती है। तो कई जगह इस तरीके के पैसेज हैं जहाँ के पहली बार कैनवस पे ब्रश लगाने से पहले जो अपने दिमाग में जो तस्वीर है उसे कैनवस पे उतारने का जो पहला स्टेप होता है, ये लिली को बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, और उसको बिल्कुल आंसू आ जाते हैं। जैसे एक जगह मेटाफर यूज किया गया है कि लिली को बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो एक छोटी सी बच्ची है जिसे एक अंधेरे कमरे में छोड़ दिया गया है, और कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। और साथ ही जो पहला
ब्रश का मार्क होगा कैनवस पे, उसके बारे में लिखा गया है कि वो इस वजह से भी लिली को झिझक हो रही है कि वो पहला ब्रश का मार्क बहुत सारी और संभावनाओं को खत्म कर देगा। तो ये भी एक बहुत सुंदर विचार मुझे लगा कि मैं अक्सर ये सोचता था कि जैसे जो इंडियन ट्रेडिशन है उसमें वो ओरल ट्रेडिशन रहा है। कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कहानियां हैं या जो हमारे ग्रंथ हैं वो अ, जुबानी तौर पर जनरेशन दर जनरेशन पास किए जाते थे, जबकि वेस्ट में रिटन ट्रेडिशन शायद थोड़ा बाद में आया, लेकिन रिटन ट्रेडिशन पे बहुत जोर रहा है। तो मुझे कुछ टाइम तक ऐसा लगता था कि ये हमारे कल्चर की थोड़ी सी कमी रही कि अगर हमारा भी रिटन ट्रेडिशन होता तो हमारे पास और ज्यादा लिटरेचर होता, जो कि शायद पीढ़ी दर पीढ़ी खो गया। लेकिन कुछ टाइम पहले मुझे ये नहीं याद आता कि कहाँ मैंने एक विचार पढ़ा था जो मुझे काफी खूबसूरत लगा कि जब हम कोई चीज लिखते हैं तो उस प्रोसेस में हम बहुत सारी और संभावनाएं जो हैं उन्हें खत्म कर देते हैं। जैसे रामायण के बारे में मैंने सुना है कि पूरे देश में 300 के ऊपर रामायण है अलग अलग जगहों पे। और शायद इसके पीछे वजह यह है कि क्योंकि ओरल ट्रेडिशन था तो एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करने में, क्योंकि बोली का फर्क है, भाषा का फर्क है, तो शायद कुछ चीजें ट्रांसलेशन में, कम्युनिकेट करने में बदल जाती होंगी और वो फिर लोकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इवॉल्व होके कुछ नया बन गया। और ऐसे ही एक कहानी शायद शुरुआत में एक कहानी रही हो जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होते होते नई कहानियां बनती गई। ये संभावना तभी थी जब एक ओरल ट्रेडिशन था। एक रिटर्न ट्रेडिशन में आप चीजें फिक्स कर देते हैं। तो ये मुझे काफी खूबसूरत भी ख्याल लगा कि ओरल ट्रेडिशन की जो अपनी अहमियत है कि वो इनोवेशन को ज्यादा संभावना छोड़ता है। लेकिन साथ ही साथ फिर ये भी है कि ओरल ट्रेडिशन पीढ़ी दर पीढ़ी कम्युनिकेट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे आज की तारीख में ही हम सोचें तो अंग्रेजी की तुलना में हिंदी का लिटरेचर ढूंढना इंटरनेट पे थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं हिंदी के जो कवि हुए हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन या अज्ञेय के नाम से जिन्हें जाना जाता है, उनकी एक कविता की एक लाइन मुझे याद थी। और वो कविता ढूंढने में मुझे काफी टाइम लगा क्योंकि जो लाइन मुझे याद थी वो थोड़ी सी कविता की लाइन से अलग थी। तो मुझे कई सारे शब्द बदल के सर्च करना पड़ा, तब वो कविता मुझे मिली। इंग्लिश में ये सर्च का प्रोसेस काफी ज्यादा आसान है। और अगर आप फिर आंचलिक भाषाओं में चले जाएंगे कि जैसे कुमाऊनी बोली या गढ़वाली बोली या और कहीं बुंदेलखंडी, तो उसमें तो ये प्रोसेस और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इनोवेशन का ज्यादा स्कोप है, लेकिन उसे कम्युनिकेट कैसे किया जाए, शायद टेक्नोलॉजी के आने से वो प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगी। तो ये भी मेरे दिमाग में आया कि जो लिली के को ये झिझक थी कि जैसे ही वो पहला ब्रश मारेगी तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाएंगी। ये मुझे भाषा के साथ भी लगा। तो बहुत सारे बहुत खूबसूरत पैराग्राफ हैं जो कि क्रिएटिव प्रोसेस में जो मुश्किलें आती हैं, जो सेल्फ डाउट आता है, लिली को बार बार लगता है कि वो इतनी अच्छी पेंटर नहीं है कि वो पेंटिंग को अपना करियर बनाए। तो ये सारी ही चीजें शायद अंग्रेजी में इसे राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में इसे राइटर्स ब्लॉक भी कहते हैं। जब आप कुछ लिखना चाहते हैं लेकिन या तो आपके दिमाग में विचार नहीं आते हैं या फिर सेल्फ डाउट से आप इतना घिर जाते हैं कि आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसके काफी सारी झलक मिलती हैं पूरी किताब में, खासतौर से पार्ट 3 में। तुमने जो ये ओरल ट्रेडिशन और रिटन ट्रेडिशन के बारे में बात करी, मेरे हिसाब से दोनों की ही अपनी अपनी जरूरत है, दोनों की अपनी अपनी खूबसूरती है। क्योंकि जहाँ फैक्ट्स इंटैक्ट रखने हैं वहाँ रिटन लिटरेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि काफी सालों बाद जब तुम उन्हें फैक्ट चेक करना चाहो तो तुम्हारे पास कुछ प्रूफ रहे, कुछ एविडेंस रहे उस चीज को लेकर। लेकिन हाँ, अगर क्रिएटिविटी के हिसाब से देखा जाए तो शायद ओरल ट्रेडिशन एक तरह से अच्छा जरिया है।
इससे मुझे वो गेम याद आती है जिसमें विस्पर इन द ईयर, जिसमें तुम किसी के कान में कुछ फुसफुसा के कोई एक वर्ड कहते हो और फिर वो चेन पास होती है एक इंसान से दूसरे इंसान में, और लास्ट इंसान जब वो शब्द जोर से कहता है तो वो कई बार बिल्कुल ही अलग होता है। तो ये भी एक तरह से सेम ही प्रोसेस है कि जब तुम ओरली किसी चीज को ट्रांसमिट करते हो तो कैसे उसका रूप चेंज होता रहता है जब वो एक इंसान से दूसरे इंसान में पास ऑन होता है। और ये जो तुमने स्ट्रोक वाली बात कही कि लिली के दिमाग में ये आ रहा है कि एक बार मैं ये शुरू कर दूंगी तो फिर मुझे मेरा अगला कदम पहले कदम पे डिपेंडेंट हो जाएगा, कि जो मैं अभी करूंगी उसके हिसाब से फिर मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। ऑल्दो क्रिएटिव प्रोसेस मेरे हिसाब से रिसर्च के प्रोसेस से काफी डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी कुछ सिमिलैरिटीज मुझे लग रही हैं कि शायद होती होंगी। जैसे जब हम किसी रिसर्च आर्टिकल को लिखते हैं तो खासकर जब डिस्कशन सेक्शन आता है तो क्योंकि हम हमारे दिमाग में बहुत से अलग आइडियाज आ रहे होते हैं जिन्हें हम एक तरह से कंपाइल करने की उस कोशिश में जुटे होते हैं उस वक्त। तो शायद कहीं ना कभी कभी हम भी उसी तरह से फ्रीज हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि क्या सही डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में हम इस आर्टिकल को ले जाना चाह रहे हैं। और क्योंकि तुम वही जो बात शायद लिली को लग रही है कि एक बार तुम एक पैराग्राफ लिख देते हो तो फिर तुम्हारा दूसरा पैराग्राफ उस एक पैराग्राफ पे डिपेंडेंट हो जाता है कि अब तुम उसे कोई नया मोड़ नहीं दे सकते, तुमने जो शुरू किया है तुम्हें उसे ही खत्म करना पड़ेगा। तो ये मैं थोड़ा सा रिलेट कर पा रही हूँ लिली से। अम, और कोई राइटिंग को लेकर या कोई और थीम जो तुम डिस्कस करना चाहो? हाँ, तो यहाँ मैं एक जरूरी बात बताना चाहूंगा कि मैंने ये किताब ई बुक के फॉर्म में पढ़ी थी, और ये इंटेंशनल नहीं था, लेकिन जो ई बुक मैंने मुझे मिली वो शायद कॉलेज लेवल पे कॉलेज लेवल की टेक्स्ट बुक थी। तो उसमें बीच में टू द लाइट हाउस का पूरा टेक्स्ट था, लेकिन उसके साथ साथ काफी वर्जीनिया वुल्फ का इंट्रोडक्शन, उनकी राइटिंग स्टाइल का इंट्रोडक्शन और बहुत सारे फुटनोट्स थे। तो शुरुआत में तो मुझे वो थोड़ा सा इरिटेटिंग लग रहा था कि कई जगह वर्जीनिया वुल्फ की जो प्राइवेट डायरी थी उसको रेफर किया गया था, कि जैसे किसी एक फ्रेज के साथ फुटनोट था कि उनकी प्राइवेट डायरी में जो पहला ड्राफ्ट था टू द लाइट हाउस का, उसमें ये फ्रेज कुछ और था, इसे चेंज कर दिया गया। या किसी जगह के बारे में कि ये स्कॉटलैंड में ये जगह है, तो वर्जीनिया वुल्फ की फैमिली का जो हॉलिडे होम था वो स्कॉटलैंड के एक आइलैंड पे था, और टू द लाइट हाउस में सेटिंग जो है वो उसी जगह की लगती है। तो ये सब चीजें मुझे थोड़ा सा इरिटेट कर रही थी कि मुझे क्यों जानना जरूरी है इसके बारे में। लेकिन बहुत सारी चीजें फिर मैंने फुटनोट्स में ऐसी डिस्कवर की जो कि मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगी। तो ये एक तरीके से फुटनोट्स के जरिए वर्जीनिया वुल्फ ने जो बैकग्राउंड वर्क किया इस किताब को लिखने में, और बहुत सारी डिटेल्स जो छोटी छोटी हैं वो उनमें से कुछ मैं शेयर करना चाहूंगा। तो इसमें किताब की शुरुआत में ही एक फुटनोट था जहां दिया हुआ था कि वर्जीनिया वुल्फ की एक और बहुत फेमस किताब है मिसेस डैलोवे नाम से, जो कि टू द लाइट हाउस से जस्ट पहले आई थी। तो एक फुटनोट है कि 14 मई 1925 इस तारीख को मिसेस डैलोवे पब्लिश होके रिलीज हुई थी, और इसी तारीख की वर्जीनिया वुल्फ की अपनी डायरी में एंट्री है कि मेरा बहुत मन है कि मैं जल्दी से जल्दी टू द लाइट हाउस शुरू कर दूं। तो ये दिखाता है कि मिसेस डैलोवे भी एक बहुत फेमस किताब है, वर्ल्ड लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत फेमस और जानी मानी किताब है, और इतनी इम्पॉर्टेंट और अच्छी किताब लिखने के बाद वर्जीनिया को उतावली थी कि वो जल्दी से जल्दी अपनी नई किताब शुरू कर सकें। आजकल तो मतलब कम से कम दिखता तो ऐसा ही है कि एक किताब लिखने के बाद राइटर्स जितना बड़ा प्रमोशनल टूर करते हैं, तो लेकिन यहाँ पे वर्जीनिया वुल्फ उससे बिल्कुल अ, उलट काम कर रही हैं। इसी तरीके से इस पे हमने पहले भी बात की कि हर हर पैराग्राफ में जो इमोशंस की डेंसिटी है, कि इतनी सारी कॉम्प्लेक्स चीजें, एक दूसरे से गुथे हुए इमोशन जो साथ में लिखे गए हैं, वो मतलब बहुत खूबसूरत बनाते हैं। जैसे एक जगह एक पैराग्राफ है जिसमें मिसेस रैमसे के दिमाग में कई सारी ख्याल एक साथ आ रहे हैं। उन्हें ये भी लग रहा है कि
हम थोड़ा और पैसे वाले होते तो हमारी सिचुएशन थोड़ी और कंफर्टेबल होती, हमारा थोड़ा और रुतबा होता। साथ ही उन्हें ये भी लग रहा है कि जितने रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उसमें मैं अपने आसपास की सोसाइटी की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद कर सकती हूँ। कि जैसे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन बच्चों को जो बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, उन बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। जो महिलाएं हैं उनकी कुछ प्रॉब्लम दूर कर सकती हूँ। तो वो पैसा कम होने की खींच, फिर अपने से ऊंची सोसाइटी के प्रति जलन, लेकिन अपने से नीचों के प्रति साथ में थोड़ी सी सिंपैथी, और साथ ही साथ वो सिंपैथी के साथ ही उनके दिमाग में ये भी आता है कि कहीं ये मैं रिकॉग्निशन के लिए तो नहीं कर रही हूँ। तो उन्हें थोड़ी सी शर्मिंदगी भी होती है कि कहीं मैं रिकॉग्निशन के लिए तो नहीं कर रही हूँ। फिर साथ में ये भी ख्याल आता है कि कहीं मैं ये इस वजह से तो नहीं करना चाहती कि मेरा कोई नाम नहीं है, सब मेरे पति को जानते हैं, मुझे इंडिविजुअली कोई नहीं जानता है। तो और हम्म। साथ में एक और चीज ये है कि अब उनकी उम्र 50 साल की हो गई है, तो उन्हें ये भी लगता है कि मैं एक जमाने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लोग मेरी खूबसूरती को एडमायर करते थे, लेकिन अब एज के साथ वो चीज चली जाएगी। तो मुझे कुछ और शायद चाहिए जिससे कि मुझे रिकग्निशन मिल सके। तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स इमोशंस एक साथ, मतलब जो एक, जैसा मैंने कहा, एक एक दूसरे के साथ गुथे हुए इमोशंस को एक्सप्रेस किया गया है, वो बहुत खूबसूरत है। और साथ में बीच बीच में एक आध छोटे छोटे सेंटेंसेस ऐसे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत सी क्रूशियल डिटेल देते हैं। जैसे कि एक जगह दिया हुआ है, मिसेस रैमजे की खूबसूरती का जिक्र है, और उसके बाद अगला सेंटेंस शायद उन्हें याद आता है कि उनकी नजर कमजोर हो रही है। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स बहुत खूबसूरत बनाती हैं किताब को। तुमने ये जो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया थॉट प्रोसेस की किस तरह से मिसेस रैमजे सोच रही हैं, इससे मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद वर्जीनिया वुल्फ जो है वो दोस्तोयेव्स्की की राइटिंग से थोड़ी सी इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि अभी मैंने हाल ही में दोस्तोयेव्स्की की एंड नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड शुरू की है, और वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स किताब है, और शायद मैंने उसे 2 बार शुरू कर कर छोड़ दिया। उसमें जो स्टार्टिंग है उस किताब का, उसमें ठीक इसी तरह के विचार जो हैं, वो एक इंसान के दिमाग में एक मोनोलॉग चल रहा है, और वो बार बार अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि ऐसा है या ऐसा है। अ, तो ये जो तुमने अभी एक थोड़ा सा ग्लिम्स दिया कि मिसेस रेमजे के दिमाग में क्या चल रहा है, इसने मुझे बिल्कुल उसी पैराग्राफ की याद दिला दी। तो अब मुझे थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि किताब किस तरह की है। अम, खैर, और क्या बात तुम्हारी तुम्हारे दिमाग में है इस हाँ, किताब को लेकर? हाँ, तुमने ये बहुत खूबसूरत बात की, जो दोस्तोयेव्स्की की तुमने बात की। मैंने दोस्तोयेव्स्की की बहुत साल पहले क्राइम एंड पनिशमेंट, एक किताब है उनकी, वो पढ़ी थी। तो बहुत ज्यादा डिटेल में तो हम दोस्तोयेव्स्की की बात अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड तुम्हारी तरह मैंने भी कुछ टाइम पहले शुरू की थी और फिर कंफ्यूज होके छोड़ दी थी। तो अब क्योंकि हमने टू द लाइट हाउस पढ़ लिया है, तो हमें जल्दी से दोस्तोयेव्स्की की भी किसी किताब पे चर्चा करनी चाहिए। बहुत खूबसूरत राइटिंग, कम से कम क्राइम एंड पनिशमेंट की मुझे याद है कि बहुत खूबसूरत राइटिंग है उसकी। यहाँ पे मैं दो एग्जाम्पल और देना चाहूंगा कि वर्जीनिया वुल्फ ने पूरी किताब में बहुत सारे मेटाफर इस्तेमाल किए हैं, या अ, हिंदी में मतलब जब किसी चीज को किसी और चीज से कंपेयर किया जाता है, इसे हिंदी में अलंकार कहते हैं या रूपक कहते हैं, मुझे नहीं याद है ये, हमें सर्च करना चाहिए। लेकिन मेटाफर कई जगह उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, उसमें से दो मेटाफर मुझे बहुत खूबसूरत लगे थे। एक ये था कि टाइम के पैसेज की बात हो रही है, और वहाँ मुझे ये नहीं याद कि कौन सा कैरेक्टर कहता है, लेकिन इस टाइप की बात है कि लाइफ जो है वो एक नदी की तरह है, जो कि हमेशा फ्यूचर में बहती है, लेकिन जो पास्ट है वो क्योंकि फिक्स हो चुका है, इसलिए वो एक झील की तरह है कि उसके दायरे सेट हो चुके हैं। तो ये मुझे एक बहुत खूबसूरत थॉट लगा था। और एक और जो मेटाफर मैं बताना चाहूंगा, कि जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि मिस्टर रैमजे सिंपैथी डिमांड करते हैं अपने परिवार से, अपनी पत्नी से। तीसरे पार्ट में उनकी पत्नी की मौत हो चुकी है, तो वो लिली से सिंपैथी डिमांड करते हैं। तो लिली ये सोचती है
कि जो इनकी सिंपैथी के लिए डिमांड है, ये एक तरीके से एक तालाब की तरह है जो कि फैलता जा रहा है, लिली की तरफ आता जा रहा है। और लिली सिर्फ इतना करती है कि उसके कपड़े इस तालाब तालाब में गीले ना हो जाएं, तो वो अपनी स्कर्ट थोड़ी ऊपर कर लेती है। और मुझे बहुत ही खूबसूरत मेटाफर लगा ये। और साथ ही साथ लिली को इस चीज के लिए इस चीज की गिल्ट भी होती है कि वो उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पा रही है। तो ये पूरा मेटाफर जो था, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। तो ये दो एग्जाम्पल मैं देना चाहता था। हम्म, काफी खूबसूरत मेटाफर्स हैं। और इससे भी लिली का एक तरह से जो इंडिपेंडेंट नेचर है वो कहीं ना कहीं उभर के सामने आ रहा है कि वो सिंपैथी रखती है मिस्टर रैमजे से, लेकिन उसकी एक बाउंड्रीज है कि इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगी। तो वो बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है जिस तरह से तुमने एक्सप्लेन किया। तो श्वेता, किताब के बारे में तो हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं, लेकिन कुछ सवाल थे, जो कुछ विचार और कुछ सवाल मेरे दिमाग में आए थे किताब पढ़ते में, जो कि जिन पे मैं तुम्हारे विचार जानना चाहता हूँ। तो सबसे पहला तो ये कि कहानी में एक जगह मिसेस रैमजे अपनी एक बेटी से बात कर रही हैं, शायद बेटी का नाम प्रू है। और वो ये सोचती हैं कि अपनी बेटी के बारे में कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहोगी। और अभी हाल ही में एक और बहुत माइनर सा कैरेक्टर है, एक लड़की का जिसकी शादी तय हुई है। तो मिसेस रैम से अपनी बेटी के बारे में ये सोचती हैं। पहले वो ये सोचती हैं कि एक दिन मेरी बेटी भी ये जो लड़की जिसकी शादी तय हुई है इसके जितनी खुश होगी। और फिर तुरंत वो अपने आप को करेक्ट करती हैं, वो कहती हैं कि नहीं, तुम मेरी बेटी हो तो तुम इससे भी बहुत ज्यादा खुश रहोगी। तो मेरे दिमाग में ये सवाल इस मिसेस रैमजे के इस ख्याल से भी आया, और इन जनरल भी ये मेरे दिमाग में बहुत टाइम से ये सवाल है कि बच्चे होने के बाद मैंने लोगों में दो विरोधाभासी बातें होती हुई देखी हैं। एक तो अपने बच्चे के प्रति लोग काफी सेल्फलेस बिहेवियर करते हैं। तो एक तरीके से उसे ये करके ये बता के एक्सप्लेन किया जाता है कि कुछ ना कुछ उम्मीदें होती हैं बच्चे से कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। उसको अगर सही मान भी लिया जाए, तब भी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत लंबा है। कि आपका बच्चा कब 25-30 साल बाद जाके इस स्थिति में होगा कि वो आपकी देखभाल कर पाए, उस हिसाब से ये बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट है। और आप कम से कम शुरुआत के 10-15 साल, जब तक बच्चा अच्छी तरीके से समझदार नहीं हो जाता, तब तक तो बहुत टायरिंग काम है। लेकिन माँ बाप इसको काफी सेल्फलेसली करते हैं। साथ ही साथ दूसरी जो काफी अजीब चीज दिखती है कि बच्चे होने के बाद लोग काफी सेल्फिश भी हो जाते हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा सिर्फ मेरे बच्चे को मिले। फॉर सम रीजन लोगों के दिमाग में ये नहीं आता कि जैसे मुझे याद है, मेरे परिवार में मेरा एक भतीजा हुआ था कुछ साल पहले। और तब मेरे दिमाग में पहली बार ये विचार आया था कि जैसी हमारी दुनिया है, ये दुनिया कैसे बेहतर हो पाए कि ये बच्चा जब बड़ा होगा तो इसे एक सुखी दुनिया मिले। ये और मतलब मैं कोई संत नहीं हूं, तो मैंने भी बहुत ज्यादा टाइम उस चीज के बारे में नहीं सोचा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि लोग इस तरीके से क्यों नहीं सोचते कि हम दुनिया को बेहतर बनाएं, कि हमारे बच्चों की पूरी जनरेशन के लिए वो बेहतर बने। लोग ज्यादातर बहुत ही पर्सनल लेवल पर सोचते हैं कि मेरे बच्चे को सब कुछ मिल जाए, मेरे बच्चे को सबसे अच्छे स्कूल मिल जाए, सारी सुविधाएं मिल जाए, बाकी दुनिया चाहे भाड़ में जाए। तो इस पे ये विरोधाभास तुम कैसे देखती हो? आई थिंक ये सोसाइटी की जनरल प्रॉब्लम ही तो है कि हम अपनी फैमिली को एक तरह से सोसाइटी से बिल्कुल अलग रख कर देखते हैं बहुत सी चीजों के मायने में। हमें ये होता है कि अपने परिवार के लिए तो हम सेल्फलेस हैं कि उन लोगों के लिए तो हम कुछ भी करेंगे, लेकिन उन कहीं ना जब उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने की जरूरत महसूस होती है, तब हम दूसरों को कितना भी नुकसान पहुंचाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो ये मैं समझ रही हूँ कि तुम जो कहना चाह रहे हो कि ये एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना, कि तुम सेल्फिश हो रहे हो एक तरह से जब तुम्हारे बच्चे हो रहे हैं, उन लोगों के लिए तुम सेल्फलेस हो, लेकिन और सोसाइटी के लिए तुम सेल्फिश हो। तो मुझे नहीं पता कि ये
आई थिंक ये जनरली हम लोगों के साथ भी है, सबके साथ ही है। अगर बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में नहीं भी देखा जाए, अगर सिर्फ माँ बाप के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तब भी ये सही है। जब अभी फिलहाल का जो एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, कोविड का एग्जाम्पल देख लो, कि जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई थी और सप्लाई बहुत कम हो गई थी, तब लोगों को ये हो रहा था कि ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है या ये जो बेड खाली हुआ है, ये मेरे किसी अपने को मिल जाए। तो लोग बाहर खड़े होकर वेट कर रहे थे कि अंदर जो बेड पर है, कब वो वहां से फ्री हो, चाहे वो मरकर फ्री हो या ठीक होकर फ्री हो, लेकिन मेरे वाले को बेड मिल जाए। तो आई थिंक ये जनरल ट्रेट है, और ये आज की बात नहीं है। मुझे लगता है ये हमेशा की बात है कि अपनी जो फैमिली है वो हमेशा से ही प्रायोरिटी रही है। वो बहुत पुराना हिस्ट्री भी देख लो तब भी वो सही है, आज के कॉन्टेक्स्ट में देख लो तब भी सही है। और किस तरह से ये प्रोग्रामिंग हुई है, ये तो इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। मुझे नहीं पता कि तो अगर इसको एक दूसरे तरीके से मैं ये सवाल पूछूं कि क्या इसकी वजह इवोल्यूशन से आती है, कि जैसे हम जानवरों के अगर झुंड देखते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि जानवरों के झुंड भी जब 150 से बड़े हो जाते हैं तो फिर वो जो झुंड होता है वो बंट जाता है। तो क्या इसका पीछे इवोल्यूशनरी रीजन है कि हमारा ब्रेन इतने ही एक बहुत लिमिटेड सेट ऑफ रिलेशनशिप्स ही प्रोसेस कर पाता है, ये वजह है? या इसके पीछे कल्चरल चीजें भी हैं कि हमने सोसाइटी ही इतनी इंडिविजुअलिस्टिक बनाई है? मतलब इनमें से तुम्हें क्या लगता है? ये तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। और जब तुमने इस तरह से मुझसे पूछा तो मुझे याद आता है कि अभी कुछ महीनों पहले ही मैं कुछ तो कोई किताब सुन रही थी, ऑडियो बुक या कहीं कुछ पढ़ रही थी, जिसमें इसका रीजन दिया है जो तुमने कहा बिल्कुल सही, कि हम अपने माइंड में कुछ ही कनेक्शंस बना पाते हैं, और उसके बाद जो है हम उससे ज्यादा कनेक्शंस अगर हम बना पाए, बना ही नहीं सकते, क्योंकि हम उन्हें एक तरह से एवोल्यूशनरी, तो मुझे याद नहीं आ रहा कि एवोल्यूशनरी है या साइकोलॉजिकल है या क्या है। लेकिन ये जो रिलेशनशिप है कि हम 20 या 25 कुछ नंबर है उसमें, कि इतने ही लोगों के साथ जो है हम काफी अच्छा एक हेल्दी रिलेशनशिप बना सकते हैं। अ, अभी फिलहाल मुझे वो किताब बिल्कुल याद नहीं आ रही है, लेकिन मुझे उससे जुड़ी एक और दिलचस्प बात याद आ रही है कि एक कंपनी है, कंपनी का नाम भी मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा, जिसने इस प्रिंसिपल को यूज करके बेसिकली इस तरह के अपने बिल्डिंग्स डिजाइन करने शुरू किए हैं कि एक बिल्डिंग में उतने ही नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रहेंगे। अच्छा, ये मेरे ख्याल से टिपिंग पॉइंट में इस चीज की बात थी, अब मुझे याद आया। उन्होंने ओके। उस, हाँ, उस कंपनी का नाम भी बताया था जो कि ये चीज करती है। ये शायद गोरटेक्स नाम की कंपनी है जो जैकेट वगैरह और बनाती है। तो जैसे ही एक बिल्डिंग में एक नंबर से ज्यादा में एम्प्लॉयज हो जाते हैं तो वो उस बिल्डिंग, या तो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज को नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर देते हैं या उस डिपार्टमेंट को बांट देते हैं जिससे कि एक डिपार्टमेंट में इतने ही एम्प्लॉयज हों। हाँ, मुझे याद आ रहा है कि टिपिंग पॉइंट में इस चीज पे थोड़ी सी बात हुई थी। दो चीजें और मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, और ये आइडिया मुझे हाल ही में पता लगा कि लेट 19th अर्ली 20th सेंचुरी में एक स्कॉटिश राइटर हुए हैं एंड्रयू लैंग नाम से, और उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग काम किया। उन्होंने एक किताब लिखी, लेटर्स टू डेड राइटर्स, जिसमें उन्होंने जो भी तब तक के फेमस राइटर्स थे उनमें से बहुत सारे लोगों की किताबों पे अपने विचार या अपने सवाल लिखे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम भी ऐसे ही कुछ सवाल वर्जीनिया वुल्फ को, हालांकि मरे हुए काफी टाइम हो चुका है, 80 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अ, हम भी ऐसा ही कुछ करें, ये मैं करना चाहता हूँ। तो मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कि वर्जीनिया ने लिली के किरदार में, पार्ट 3 में लिली के किरदार को एक एक लाइन में एक विचार है जो कि मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा था। लिली सोचती है कि वन कांट वेस्ट वंस टाइम एट 44, कि 44 साल की उम्र में इंसान को अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। जब ये किताब आई तब वर्जीनिया की उम्र भी 44 साल थी। और साथ ही साथ ये भी चीज है, वर्जीनिया के बारे में जानना जरूरी है कि वर्जीनिया को, क्योंकि उन्होंने 13 साल की उम्र में अपनी माँ को खो दिया और फिर अगले 10 साल में उन्होंने अपने परिवार में दो भाई बहन
और अपने पिता को भी खो दिया। उसके बाद वो काफी साल डिप्रेशन से जूझती रहीं और अंत में उन्होंने शायद 58 की एज में जाके सुसाइड किया था। बीच में उनका एक मेंटल असाइलम में भी कुछ टाइम ट्रीटमेंट चला था। तो ये लाइन पढ़ के कि 44 साल की उम्र में मुझे थोड़ा सा ये अटपटा लगा कि कोई किरदार ये सोचे कि अब टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हैं। ये दिखाता है कि बहुत ज्यादा जिंदगी नहीं बची है। तो मेरे दिमाग में ये आया कि क्या वर्जीनिया ने उस उम्र में ही सुइसाइड कॉन्टेम्पलेट कर लिया था, जो उन्हें लिली के किरदार के थ्रू वो ये बताना चाह रही हैं कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, जल्दी जल्दी अपना काम कर लो। तो तुम क्या सोचती हो इसके बारे में? गिवन कि वर्जीनिया वुल्फ की फैमिली की जो हिस्ट्री है कि उनकी मदर की डेथ बहुत जल्दी हो गई, उनका भाई की डेथ हुई थी, और शायद उनकी बहन भी एक बहन की डेथ भी हुई थी हाँ। काफी यंग एज में। तो ये भी हो सकता है कि जब तुम अपने फैमिली में इस तरह की ट्रेजेडीज देखते हो कि लोग इतने कम उम्र में ही उनकी डेथ हो जा रही है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में भी वो डर बैठ जाता है कि शायद मेरे पास भी ज्यादा टाइम ना हो। तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि उन्हें इसलिए ऐसा लग रहा है कि पता नहीं और कितना टाइम बचा है मेरे पास। और डिप्रेशन उन्हें था, तो ये भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि प्रोबेबली उनके दिमाग में कभी ये विचार आते होंगे, सुसाइडल थॉट्स आते होंगे। तो निश्चित रूप से कह पाना कि उन्होंने ये लाइन किस लिए लिखी, और क्योंकि ये सिर्फ एक लाइन है और वो एक राइटर थी, वो उन्होंने शायद ये बस ऐसे ही लिख दी है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो किसी एक लाइन के बेसिस पे कुछ जज कर पाना मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल काम है। हम्म। हाँ ठीक है। हालांकि तुमने जो ये जैसे कहा। हाँ जैसे हाँ। सिल्विया प्लैथ के बारे में डेफिनेटली उनकी पोइम से पता चलता है कि वो अटेम्प्ट करने वाली हैं या उनका सुसाइड करने का विचार उनको बार बार आता है, क्योंकि उनके हर पोइम में वो रिपीटिशन है। उनकी बातों में उनके फ्रेंड्स के जरिए पता चलता है कि कहा जाता है कि वो एक तरह से अ, बहुत ही ज्यादा सोचती थी सुसाइड के बारे में, कि बहुत ही प्लान करती थी उन सब चीजों को लेके। लेकिन वर्जीनिया वुल्फ के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि क्या सचमुच में ही उनके विचार जो थे वो सुसाइड को लेकर, मतलब उन्हें बार बार ऐसे विचार आते थे या नहीं। हम्म। हाँ। यहाँ एक चीज मैं बताना चाहूंगा। तुमने ये जो कहा कि शायद ये सिर्फ एक लाइन थी जो उन्होंने लिख दी, इसकी संभावना कम है, क्योंकि जैसा मैंने बताया बहुत सारे फुटनोट्स थे जो किताब में पढ़ रहा था, तो उसमें एक फुटनोट ये भी था। कहीं पर जिक्र आता है कि जो मिसेस रैमजे हैं वो लहरों की आवाज सुन रही हैं। तो वहां फुटनोट था कि वर्जीनिया वुल्फ ने अपनी डायरी में लिखा था कि कुछ टॉपिक्स उन्होंने लिस्ट किए थे जो कि कहीं उन्हें इंट्रोड्यूस करने हैं, और उसमें दो चीजें थी कि लहरों की आवाज और क्रिकेट खेलते बच्चों की आवाज। तो इतनी छोटी डिटेल्स भी उन्होंने अपनी नोटबुक में केयरफुल रही कि ये सब चीजें जो कहानी को एक तरीके से रिच बनाती हैं, जो बेसिकली रंग भरने का काम करती हैं कहानी में, ये सब बैकग्राउंड नॉइज हैं, लेकिन उसके बावजूद इतनी केयरफुली उन्होंने ये सब लिखा है। तो मुझे लगता है कि मतलब ये पढ़ते हुए मैं सोच रहा था कि अपने यहाँ जैसे कहा जाता है कि किसी के बारे में कहा जाता है कि उनके मुख से तो सरस्वती बोलती हैं। तो इसे शायद थोड़ा सा हम इतना अच्छे से समझते नहीं है कि जितनी साधना एक तरीके से चाहिए, जितना मेहनत चाहिए इस चीज के लिए कि आप उस मुकाम तक पहुंच सकें कि सुनने वालों या पढ़ने वालों को लगे कि ये तो स्वयं सरस्वती बोल रही हैं। सरस्वती का बोलना बिल्कुल मतलब यहाँ एक मेटाफर है इस चीज के लिए कि बिल्कुल आपने जो भी क्रिएट किया है उससे लोग बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाएं। तो ये मैं एक इंटरेस्टिंग चीज थी जो मेंशन करना चाहता था। दूसरा सवाल जो मेरे दिमाग में था वो थोड़ा सा फनी है, तो इसकी भी मैं बात करना चाहूंगा। तो फुटनोट्स में ही अ, इस चीज का जिक्र आता है कि वर्जीनिया ने पूरी किताब में किन पक्षियों की आवाज आ रही है, कौन छोटे छोटे जानवर दिख रहे हैं, कौन से पेड़ पौधे हैं, ये लोग टहल रहे हैं तो आसपास कौन से पेड़ पौधे हैं, कौन से फूल हैं, इनका बहुत जिक्र किया है। और मैं
मुझे बहुत ज्यादा पेड़ पौधों की पहचान नहीं है, तो मुझे ये चीज काफी अच्छी लग रही थी कि इन्होंने इतनी डिटेल में नेचुरल सीनरी को डिस्क्राइब किया है। लेकिन फुटनोट में ये दिया हुआ था कि वर्जीनिया ने अपनी डायरी में कहीं लिखा कि ये किताब छपने के बाद उन्हें किसी एक रीडर का एक लेटर आया, जिसमें ये लिखा हुआ था कि तुमने स्कॉटलैंड की जो जगह डिस्क्राइब की है, वहां के जो पौधे, पेड़ पौधे तुमने लिखे हैं, वो पेड़ पौधे वहां पाए ही नहीं जाते हैं, मैं उसी जगह पे रहता हूँ। और मुझे ये काफी फनी लगा कि किसी ने इतनी मेहनत की कि जो साइड में पेड़ पौधों का डिस्क्रिप्शन है, उसके बारे में भी लेखक को लेटर लिखा। तो मैं ये सोच रहा था कि वर्जीनिया वुल्फ को ये वो लेटर पढ़ के क्या उन्होंने अप्रिशिएट किया होगा पढ़ने वाले को कि उसने इतनी मेहनत की, या फिर उन्हें इरिटेशन हुआ होगा कि भाई मेन पॉइंट देख बुक का, ये क्या सोच रहा है। तुम्हें क्या लगता है? अ, मेरे हिसाब से एक नॉर्मल इंसान का जो रिएक्शन होता है, अगर वर्जीनिया वुल्फ एक नॉर्मल इंसान की तरह अगर उन्हें देखा जाए, तो पहला रिएक्शन डेफिनेटली रहा होगा कि अ, छोटी सी चीज को लेकर इतना बड़ा लेटर लिख दिया। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने फुटनोट्स में ये मेंशन किया है और उन्होंने इस चीज के बारे में लिखा है, तो मेरे हिसाब से विद टाइम उन्होंने इस चीज को अप्रिशिएट भी किया होगा। मतलब फर्स्ट रिस्पॉन्स हमेशा इंसान का, जब भी कोई तुम्हारी गलती निकालता है, तो एक बार के लिए तो तुम्हें झुंझलाहट होती है ना, कि क्यों, जो मैंने 10 काम सही किए उसके बारे में तो कुछ नहीं लिख रहे हो, लेकिन एक काम जो गलत किया वो बता रहे हो। हम्म। तो एज अ नॉर्मल ह्यूमन शायद वो रिस्पॉन्स रहा होगा। लेकिन क्योंकि वो एक इंटेलेक्चुअल की तरह हैं, तो उन आई एम प्रीटी श्योर कि विद टाइम उन्होंने इस चीज को अप्रिशिएट किया होगा, और इसीलिए वो फुटनोट्स में कहीं है कि उस चीज के बारे में विचार किया गया है। और जो तुमने जो ये सवाल तुम कह रहे हो, इससे मुझे आई थिंक हमने पहले एपिसोड में या किसी तो एपिसोड में वर्जीनिया वुल्फ के बारे में बात की थी, जब उन्होंने बताया है कि रीडर्स और राइटर की एक कंपेनियनशिप होनी चाहिए, कि रीडर जब की किताब पढ़ता है, तो हाँ। ये रीडर को ये सोचने की जरूरत है कि ऑथर उस टाइम क्या सोच रहा होगा, कि जो हम्म। लिख रहा है उसके दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा होगा। तो ये जो कॉन्वर्सेशन है, ये कहीं ना कहीं उस चीज की मुझे याद दिला रहा है कि शायद वर्जीनिया वुल्फ यही चाहती थी कि उनकी पढ़ी किताबों से इंसान एक बार सोचे कि ये क्यों लिखा गया है, ये क्यों हम्म। किया गया है। और शायद वो जो पार्ट 2 है, वो अभी भी मेरे दिमाग में है कि वो इतना छोटा क्यों है। अ, ये शायद जानबूझ के किया गया है, ताकि हम लोग सोचें कि ये छोटा क्यों है। और कहीं तो मैं इसके बारे में पढ़ रही थी, शायद यूट्यूब पे किसी का मैं रिव्यू देख यहाँ रही थी। मैं यहाँ याद दिलाना चाहूंगा कि श्वेता इस किताब टू द लाइट हाउस के पार्ट 2 की बात कर रही हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि पार्ट 1 और पार्ट 3 लंबे लंबे हैं, जिसमें सिर्फ एक दिन का जिक्र है, और पार्ट 2 जिसमें 10 साल के बीतने की बात हो रही है, वो सिर्फ कुछ पन्नों में खत्म हो जाता है। तो हाँ। हाँ, तो वो मैं बुक रिव्यू कहीं सुन रही थी, शायद यूट्यूब पे किसी किसी ने डाल रखा था। उसने शायद और मुझे उसकी बात थोड़ी सही लगी, जिस हिसाब से उसने एक्सप्लेन किया कि वो छोटा पार्ट इसलिए भी है क्योंकि शायद उस छोटे पार्ट में ही बहुत लोगों की डेथ हो जाती है। हाँ। जैसे मिसेस रैमसे की डेथ उसी में होती है, और वर्जीनिया वुल्फ ने वो बहुत ऐसे इलेबोरेट करके नहीं लिखा है कि क्या हुआ कैसे हुआ, बस ब्रैकेट में लिख दिया है कि हाँ। वो अब मर चुकी हैं इस तरह से। तो शायद इसकी इंटेंशन ये थी कि वो ये दिखाना चाह रही थी कि डेथ कितनी ब्रूटल होती है, कितनी हम्म। कोल्ड होती है, और उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। वो आम जिंदगी में चुपके से आती है और बस तुम्हारी जिंदगी बदल देती है। और वो बस उसी ब्रुटैलिटी के साथ शायद उसको लिख दिया गया है, बिल्कुल एक पैरेंथेसिस के बीच में। इससे मुझे एक चीज और दिमाग में आई बिल्कुल अभी, कि पार्ट 1 और पार्ट 3 में क्योंकि सिर्फ एक दिन का जिक्र है, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम रैमजे परिवार के एक सदस्य हैं, या फिर हम भी उनके घर में ही हैं। जितना डिटेल में चीजें बताई गई हैं, या एक डिनर का जो सीन है, वो शायद किताब का सबसे लंबा चैप्टर है, और वो बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। तो ऐसे ही पार्ट 3 में
बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम भी एक और कैरेक्टर हैं नॉवेल के अंदर जो सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन पार्ट टू में ऐसा लगता है जैसे कोई दूर का रिश्तेदार या कोई दूर का जानने वाला जिससे हमारा 10 15 20 साल से कोई कांटेक्ट नहीं है, उसके बारे में अगर पता लगे कि उसके साथ ऐसा ऐसा हो गया, उसके साथ कुछ बुरा हो गया पिछले सालों में, तो हमारे दिमाग में उसके जो 15 20 साल हैं और उसकी जो ट्रेजेडी है वो 1 2 मिनट के कॉन्वर्सेशन में कंप्रेस हो जाती है। कि हम वो बात सुनते हैं, थोड़ी देर अफसोस जाहिर करते हैं, कभी कभार फोन करके बात भी कर लेते हैं इतने टाइम बाद, लेकिन फिर भी जो उसकी इतनी लंबी जिंदगी थी, इतनी ट्रेजेडीज थी, वो कंप्रेस हो जाती हैं। तो पार्ट वन और पार्ट थ्री में हमें बिल्कुल परिवार का हिस्सा बना दिया जाता है, और पार्ट टू में हमें बिल्कुल अजनबी बना दिया जाता है कि तुम बस सालों बाद इनके साथ इतना कुछ हो गया ये सुनोगे। और इससे अब मेरे दिमाग में ये भी आ रहा है कि शायद इसलिए भी ये किया है कि जो हमारी जिंदगी में छोटी छोटी इवेंट्स होती हैं, जैसे कहीं हमें जाना है, उसकी हम कितनी तैयारी करते हैं, पैकिंग करेंगे, ये रखेंगे, ऐसा करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे। लेकिन डेथ, जिसका हमें पता है कि होनी है, कभी भी हो सकती है, उसके लिए हमारी कोई तैयारी नहीं है। हम्म। उसके लिए वो बिल्कुल कभी भी अचानक से आ जाती है, ना तो हमें तैयारी करने का कोई अवसर मिलता है और ना ही हम उसके लिए कभी तैयार हो पाते हैं। तो शायद उस चीज को भी दर्शाने के लिए इस तरह से यूज किया गया है। हम्म। चलो प्रणय, मेरे हिसाब से तो हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है किताब के बारे में। अगर कुछ रहता है तो बताओ। रहता तो बहुत कुछ है, लेकिन हाँ, मुझे काफी अच्छा लगा हमारा ये डिस्कशन। बहुत सारी चीजें जो मैंने नहीं सोची थी पहले वो भी दिमाग में आई। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी लोग हमारी बात सुन के इस किताब को उठाएं, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। और बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग है ये किताब। थोड़ा सा ठहराव के साथ पढ़िएगा और आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो ये चर्चा यही खत्म करते हैं। आप लोग सुन रहे थे वर्जीनिया वुल्फ की किताब टू द लाइट हाउस पर हमारी चर्चा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब पर चर्चा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।